अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ गए, असद उमर ओहदा छोड़ गए, इमरान खान सियासत छोड़ने को भी तैयार हैं, मगर अब देर हो चुकी है क्योंकि कॉल्स पकड़ी गई हैं और इमरान खान बुक होने जा रहे हैं आर्मी एक्ट में। ऐसे में जमैमा खान उनकी जान बख्शी करवाने के लिए मुतहरक हैं। क्या वो अमरीकी लॉबी की मदद से इस मकसद में कामयाब हो पाएंगी? क्या वो इमरान खान को पाकिस्तान से निकाल पाएंगी, उनकी जान बख्शी करवा पाएंगी? इस पर बात करेंगे और फिर जेल के अंदर और जेल के बाहर फवाद चौधरी और असद उमर की कुछ खुफिया मुलाकातें हैं, उनके अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन, तहरीक इंसाफ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रही है। मंतकी अंजाम हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कोई नज़रियाती सियासी जुमात नहीं थी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल थे और उसके 90% लोग तो वो थे जिनको लाग कर हाँक कर इसमें शामिल किया गया था और एक जिसे कहते हैं कि एक चूंटी को हाथी बनाकर पेश किया गया था। और फिर ऐसी चीज़ें ज़्यादा अरसा तक चलती नहीं हैं और वही सूरत हाल इस वक्त सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से डिसमेंटल होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इमरान खान साहब अपने किसी कानूनी रगड़े में आते हैं और अपने सियासी अंजाम को पहुंचते हैं तो वो फिर इस पार्टी को कैप्चर करेंगे। इस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं वो 3 लोग बड़े मुतहरक हैं। एक साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने रिहाई के बावजूद अगर पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया था और दोबारा गिरफ्तार हो गए थे, तो उसकी वजह ये है कि वो उनको ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है, तो वो पीछे चूँकि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, तो वो पार्टी को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं और वो पार्टी के लीडर बन सकते हैं। और फिर दूसरे जनाब शख्सियत है जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर जहांगीर तरीन के मुतहरक और फ़ाल होने की जो मिकदार है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जी, हम आपको खबर दे दें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें से 20 अरकान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जहांगीर तरीन से मुलाकातें की हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहांगीर तरीन और उनके साथ फिर अलीम खान, ये आगे चल के सियासत में बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं। और तीसरी शख्सियत है चौधरी परवेज़ इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही के अपने फैमिली के लोग भी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आज ही जो है उनके हुसैन इलाही साहब भी पार्टी छोड़ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन्होंने वापस मुस्लिम लीग काफ में जाने का ऐलान किया है। कल उनके जो दूसरे कज़न भी थे, भाई थे, चौधरी वजाद हुसैन, वो भी पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो पार्टी के सदर हैं, तो खान साहब के तो वैसे भी दिन 4 हैं, तो चलो इंतज़ार कर लेते हैं कि शायद कोई हमारा दाव लग जाए। सो इस वक्त वो जो एक भेड़िए होते हैं ना, जब वो बर्फानी इलाकों में रहते हैं जो भेड़िए, वहाँ पे जब बर्फ़ का सीज़न होता है और शिकार उनको नहीं मिलता, तो एंड पे जब वो फाके मरने लगते हैं, तो वो फिर एक दायरा बना के बैठ जाते हैं और वो तमाम के तमाम भेड़िए जो है वो एक-दूसरे को देखते हैं और बैठ कर देखते रहते हैं और उनमें से जो भी भेड़िया कमज़ोरी की वजह से, नकाहत की वजह से गिरता है, तो बाकी सब उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसको खा के बैठ जाते हैं और फिर एक-दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो बर्फ़ का पूरा सीज़न निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसी ही लग रहा है कि ये कोई एक लड़ाई उसी तरह की होने वाली है कि जो गिरे उसको रोंदते हुए आगे निकल जाओ। खैर, ये रवायत तो खुद इमरान खान ने पैदा की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने अपनी ज़ात से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी को नहीं देखा, किसी ने पार्टी के लिए कोई कुर्बानी दी है, नहीं दी है। उन्होंने डैम केयर एटीट्यूड रखा और उनके डैम केयर एटीट्यूड का ये नतीजा निकला कि आज फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी बयानिया बनाने के हवाले से मैं पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी थे। बहुत दिलेरी से वो अपना बयानिया पेश किया करते थे, लेकिन उनकी सारी दिलेरी का भरम जो है वो उनकी भागने की वीडियो के बाद जो वो चकनाचूर हो गया। लेकिन उसके बाद वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद वो जो हैं जाके मरी बैठ के थे एक होटल में और मैंने आपसे परसों के प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि वहाँ पर वो किसी न किसी पार्टी की तरफ से ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, तो बिल आखिर उनको ऑफ़र नहीं मिली। उनको अभी तक कोई ऑफ़र नहीं मिली। वो जो कोशिशें कर रहे थे कि आखिरी जो उनका आसरा था कि वो शायद चौधरी सरवर के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले जाएँगे। अब वहाँ से अब उनकी बात बनती है या नहीं बनती, लगता तो ये है कि अभी उनकी बात वहाँ पर भी नहीं बनी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो पहले ही उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। सो उन्होंने आज एक ऐलान किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ, फ़िलहाल मेरा अभी कोई इरादा नहीं है सियासत करने का। और उन्होंने इमरान खान का जो है वो रवैया जो है इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए दिल बर्दाश्ता करार दिया और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की जो है वो पुरज़ोर किस्म की जो है मज़म्मत भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह का काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इस तरह की पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता। ये उन्होंने कहा। फिर खबरें चल रही थी कि जनाब असद उमर साहब शायद पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। आज जब उनको अदालत से हुक्म हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनको रिहा कर दिया जाए, नज़रबंदी उनकी ख़त्म की गई और वहाँ पर अदालत के अंदर उनका जो एक बयान हल्फी था वो भी जमा करवाया गया कि आइंदा वो किसी तोड़-फोड़ या इस तरह के पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहाँ पर जो जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब थे या गुल हसन औरंगज़ेब, ग़ालिबन मैं नाम का कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने बाबर वान से एक मुकालमा किया कि ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही ये बाहर रह सकेंगे, वरना तो ये दोबारा पकड़े जाएँगे। तो बाबर वान ने ये गारंटी दी थी कि जी आप देखना वो बाहर भी आएँगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। और आधी बात जज साहब की ठीक हो गई और आधी बात बाबर वान साहब की ठीक होगी, या यूँ कह लीजिए कि आधी बात जज साहब की गलत होगी और आधी बात बाबर वान साहब की गलत होगी, क्योंकि असद उमर रिहा भी हुए, दोबारा गिरफ्तार भी नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने अब से कुछ लम्हे कबल इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की, अपनी पार्टी के लिए खिदमात का ज़िक्र किया और 9 मई के वाक़यात की उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की। फ़ौज से अपने ख़ानदानी तल्लुक़ का बहुत ज़्यादा इज़हार किया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेगुनाह हैं और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा किया। अब पता नहीं वो ये जानबूझ के कह रहे थे या वो चूँकि अंदर थे तो उनको पता नहीं। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं अब तक इन मुकदमात के अंदर 9 मई के 10 मई के वाक़यात के अंदर, हमें अभी तक कोई एक ऐसा नहीं मिला कि जो उन वाक़यात में मुलव्वस ना हो और उसको गिरफ़्तार किया गया हो। क्योंकि कोई हमारे भी जानने वाले अगर कोई भी है, कोई बताता है हमारा कोई दोस्त बाब जी मेरा फलाना कज़न पकड़ा हुआ है, हम कहते हैं कि अच्छा वो क्यों पकड़ा हुआ है? कहते हैं वो फलानी जगह पे गया था, वो फलाना मतलब जगह तोड़-फोड़ करने के लिए। यानी कि किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब मेरा कोई रिश्तेदार था और वो नहीं इन्वॉल्व था और उसको उठा लिया किसी ने, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और इसी वजह से ये बात जो मैं कह रहा हूँ असद उमर की, कि या तो दानिस्ता तौर पे वो गलत बयानी कर रहे हैं या फिर उनके पास मालूमात की कमी थी। खैर उन्होंने कहा कि इस वक़्त पार्टी की ऐसी पोज़ीशन है कि मैं अपने आप को इस अहल नहीं समझता कि पार्टी की कोई ज़िम्मेदारी निभाऊँ, और उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया और पार्टी की कोर कमेटी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। लेकिन पार्टी की बुनियादी रुकनीत उन्होंने छोड़ने का कतई कोई ऐलान नहीं किया और बहुत ज़्यादा ज़ोर जो था उनका इसी बात पे था कि जो फ़ौज के खिलाफ जो मुख्तलिफ इदारों के ऊपर हमले किए गए, उनकी मज़म्मत और वो जो कुछ सारा कुछ मामला हुआ, ये सारा कुछ चलता रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर ये है कि जनाब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो भी मामला चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब फाइनलाइज़ होती जा रही हैं। जो आर्मी एक्ट की या जो के तहत जो मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलाने वाला मामला है, अब मामला उस तरफ को भी जा रहा है और आज जो है वो 6 मुकदमात जो हैं पेशावर के, वो फ़ौजी अदालतों में बाकायदा ट्रायल के लिए भेज दिए गए हैं और 20 के करीब मुकदमात जो हैं पेशावर के, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट पेशावर को भिजवा दिए गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जनाब जियो फेंसिंग के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इस मामले के अंदर मुलव्वस पाया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। ये जो कहते हैं ना कि जी वो फलाना था, फलाना नहीं था, और देखिए जी ये कोई साज़िश थी, कोई एजेंसियों वाले थे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। जियो फेंसिंग हुई है, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला हुआ, उस एरिया की मुकम्मल वहाँ से एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और बहुत सारे अमाद अज़हर, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कॉल्स पकड़ी गई हैं जिनकी डिटेल्स अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुकी है। किसी की 70, किसी की 110, किसी की कितनी, कि वो जो बलवाई थे, जो अंदर हमलावर थे, उनसे ये लोग मुसलसल राब्ते में थे और उनको गाइड कर रहे थे। ये सारी दुकानें पकड़ी गई, लेकिन असल जो खबर है वो अभी तक सामने नहीं आई, वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ज़राए का ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की जो हैं वो कुछ कालें पकड़ी गई हैं, वो 54 के करीब कालें पकड़ी गई हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए हुई हैं, और ये कालें वो हैं जो इमरान खान साहब की इन पार्टी रहनुमाओं के साथ राब्ते हुए हैं और आगे से ये पार्टी रहनुमा जो हैं वो आगे उन लोगों को ब्रीफिंग देते रहे हैं। सो यहाँ पर ये चीज़, एक चीज़ मेंशन होनी थी होती है इस बात से कि जो लोग वहाँ पर मुलव्वस थे उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट में, कोर्ट्स में मुकदमे चलेंगे आर्मी एक्ट के तहत, लेकिन जो लोग वहाँ मुलव्वस नहीं थे उनके खिलाफ जो नहीं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस में जाएंगे। जो जिन्होंने दूसरी तनसीबात पर, जिन्हें की गैर फौजी तनसीबात पर हमले किए, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे और ये जो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे।
यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, और वो बहुत अहम बात ये है कि क्या इमरान खान साहब आर्मी एक्ट की जद में आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर तो उस वक्त गिरफ्तार थे। अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे फयाज हुसैन चौहान ने कहा कि इमरान खान ने जूम मीटिंग में कहा कि जी कोई भी इन हमलों की जो है वो नहीं करेगा, मजम्मत नहीं करेगा, कोई इनसे लातल्लुकी नहीं इख्तियार करेगा। और उससे पहले उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान साहब खुद टारगेट्स बताते रहे अपनी गिरफ्तारी से पहले, और बताते रहे कि कहाँ कहाँ पर किस किसने क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल एक आदमी जो कि एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन हो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, उसको बराह रास्त आर्मी एक्ट की जद में लाए जाने के लिए बहुत सॉलिड किस्म की एविडेंस की ज़रूरत है। सिर्फ बयानात और सिर्फ गवाहान जो है वो काफ़ी नहीं होंगे। तो अब ये जो 54 कालें पकड़ी गई हैं, ये कालें जो हैं अब लीड कर रही हैं इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि ये जो कुछ भी पूरे मुल्क में हुआ है, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो सूरत हाल 9 मई को पाकिस्तान के अंदर बनी, ये सूरत हाल बनाने के लिए इमरान खान साहब जिस दिन से वजारत उज़्मा से उतरे थे, उस दिन से मुसलसल कोशिशें करते। पहले उन्होंने 60-65 जलसे किए, इतने लॉन्ग मार्च किए। उन्होंने फिर 2 सूबों में अपनी हुकूमतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, मैं उसको नाजायज़ कहूँगा, कि उन्होंने जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जाके नौजवानों को उकसाया, और जो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत है उनको बुरे-बुरे नामों से पुकारा, और ये कहा गया कि जनाब ये बस आप जो हैं वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अलमबरदार हैं। तो ये उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की लोगों की ज़हन साज़ी की। अब 50% कसूर इमरान खान साहब का है जिन्होंने ज़हन का साज़ी की, और 50% कसूर उन लोगों का है जिन्होंने इमरान खान को कोई बड़ा मसीहा समझते हुए उनकी बात पर यकीन करके उस पर जा करके अमल कर दिया। तो ये पूरा एक जो प्लानिंग थी, इसके पीछे इमरान खान साहब थे। तो इमरान खान साहब अगर खुद आर्मी एक्ट की जद में नहीं आते, बाकी सारे लोग आ जाते हैं, तो ये भी अजीब सी बात लगती है। लेकिन एक बंदा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो और पार्टी का सरबराह हो, वो कहे जी मैं तो चूँकि अंदर था इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंस की ज़रूरत है। और चूँकि इमरान खान साहब के पास वहाँ पे फ़ोन-शोन भी था गिरफ्तारी के दौरान, तो वो फिर चीज़ें अब ट्रेस उनकी भी हो गई हैं। तो ये अब लीड कर रही हैं उनको आर्मी एक्ट की तरफ ले जाते हुए, और आर्मी एक्ट में जो है वो सज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। और मेरी तो सच्ची बात है कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि उन सज़ाओं का नाम भी लूँ, जिनका अब इन तमाम बलवाइयों को और इमरान खान साहब को सामना हो सकता है। बहरहाल अब एक कोशिशें जारी हैं इमरान खान साहब की जान बख्शी की, क्योंकि वो लाबियाँ मुतहर्रिक हो चुकी हैं जो इमरान खान साहब को जिन्होंने इंस्टॉल किया था। मैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे आयद किए जाते थे कि वो यहूदी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम सब लोग कहते थे नहीं यार ये सियासी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन इसके बावजूद इसके कि इमरान खान साहब अमेरिका से की गुलामी से आज़ादी की नारा लगा के अपनी कैंपेन चला रहे थे, तो लोग शशोपंज में पड़ जाते हैं। हो सकता है इल्ज़ामात गलत ही हों, अगरचे कि उनके माजी के जितने एक्ट्स हैं वो बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा उनके वो हाथ मिलाया हुआ था उन्होंने उन तमाम इंटरनेशनल लॉबीज़ के साथ। और जब वो हुकूमत में थे, तब वो आप देख लीजिए सी पैक को बंद करना हो, कश्मीर का इशू हो, मईशत का इशू हो, हमारी माशरत का इशू हो, इन तमाम इशूज़ पे इमरान खान साहब के जितने एक्ट थे वो बताते थे कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कुछ ना कोई बाहर से ऐसी चीज़ें उनको मिल रही हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, वरना वो इतनी दीदा लेरी से ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब अब गुज़श्ता कुछ दिनों से, बल्कि हम कह सकते हैं गुज़श्ता कुछ हफ्तों से, अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। अमेरिका की कांग्रेस के लोग उनके लिए निकले हुए हैं, उनकी लिए कोशिशें कर रहे हैं। वही अमेरिका जिससे गुलामी की आज़ादी से बातें किया करते थे, इमरान खान साहब उसी अमेरिका के तरले कर रहे हैं। पहले ये अमेरिका को कहते थे कि जी अमेरिका उसने मुझे निकलवाया, फ़ौज मेरा साथ दे, और आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ़ौज ने मुझे निकलवाया है, अमेरिका मेरा साथ दे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या सिचुएशन है। वो कांग्रेस के ख़ादशात, अमरीकी सफ़ीर, और जो ज़ुल्म खलीलज़ाद, ये सारा कुछ आपके सामने है। क्या ये सब मिल करके इमरान खान साहब को बचा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका एक जवाब जो मुझे समझ में आता है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि इसका जवाब है नहीं। इमरान खान साहब को अब बचाना या इमरान खान साहब का बचना तकरीबन नामुमकिन हो गया। उसकी वजूहात क्या हैं? आपको याद होगा एक थे साहब डॉक्टर शकील, जो कि जिन्होंने अमेरिकी CIA की मुआवनत की थी उसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन में। अब उसामा बिन लादेन के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो भी था, लेकिन उस अपने CIA के एजेंट को बचाने के लिए अमेरिका ने, उसकी हुकूमत ने, जिसे कहते हैं ना कि टिल का ज़ोर लगा लिया। सर से पाँव तक उन्होंने ज़ोर लगा दिया, हर ज़ोर लगा दिया कि किसी तरीके से पाकिस्तान से उसको हासिल कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वो बंदा नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी सरज़मीन के साथ गद्दारी की थी। जहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और वो इमरान खान को यहाँ से बचा के ले जाएगा, तो ये एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक वाक़या ये पेश किया है। दूसरी बात,
کہ کیا فوج کے اندر سے حکومت کے اندر سے کوئی عمران خان کو بچائے گا؟ تو اس کا بھی جواب ہے نہیں، اور اس کا جواب آج جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا خدیجہ شاہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر۔ خدیجہ شاہ کون ہیں؟ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی وہ لائیو ویڈیو وہاں سے نشر کی تھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے آئے، باقی سارے بھی پہنچے۔ تو ان کی گرفتاری سے ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے بہت ساری قوتیں متحرک ہوئی۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں، وہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں، ان کی شادی میں چودھری شجاعت حسین جو ان کے نکاح کے گواہ تھے، ان کے جو سسر ہیں وہ انتہائی قریبی دوست ہیں شہباز شریف کے، اور بھی جو تقریباً ہمارے ملک کے اشرافیہ ہے اس کے اندر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور سب لوگوں نے لگا لیا ٹل، پورا ٹل لگانے کے باوجود ان کو گرفتاری دینی پڑی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا منہ پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے ان کو 2-2.5 گھنٹے اس لوہے کی وین میں اندر بیٹھنا پڑا، جنہوں نے کبھی ایئر کنڈیشن کے بارے سے کہتے گرم ہوا جنہوں نے نہیں دیکھی تھی ان کو وہاں پہ بیٹھنا پڑا، اور نوجوان خاتون ہیں، ایک برانڈ کی مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جناب ان کو پانی کی ضرورت پڑی، اور ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، اور ان کو سانس کا ایشو شروع ہو گیا۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد ہے کہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے کہ جناب اس معاملے پہ کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر فوج اپنے حاضر سروس افسر جو کور کمانڈر لاہور تھے ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، سابق آرمی چیف کی نواسی کو گرفتار کر سکتی ہے، وزیر اعظم کے دوست کی بیٹی کو بہو کو جو گرفتار کر سکتی ہے، چودھری شجاعت جیسے آدمی جس کا ساری عمر کا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس کی سفارش کو رد کر سکتی ہے، تو پھر عمران خان کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ عمران خان کو یہاں پہ معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن عبور کی گئی جی ایچ کے اوپر حملے کے نتیجے میں، کور کمانڈر اس کے حملے کے نتیجے میں، میاں والی میں پی ایف بیس پر حملے کے نتیجے میں، اور جتنے فوجی جو راوالی کینٹ آئی ایس آئی کے فیصلہ آباد اور پنڈی میں دفاتر، ان تمام جگہوں پر اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر حملے کیے گئے، یہ ریڈ لائن جو کراس ہوئی ہے یہاں پہ اب اگر کوئی عمران خان صاحب کو رعایت دے گا تو وہ خود اس غم و غصے کی زد میں آئے گا جو اس وقت ان اداروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ادارے معاف نہیں کیا کرتے، کچھ شخصیت معاف کر دیتی ہے۔ اگر عاصم منیر کے ذاتی عمران خان صاحب نے اگر ان کے ساتھ کوئی کارروائی کی تھی تو عاصم منیر نے ان کو معاف کر دیا تھا، وہ آرمی چیف بنے، انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، وہ کیا کچھ عمران خان نے ان کے خلاف نہیں کیا، لیکن عاصم منیر صبر سے برداشت کرتے رہے، ان کو تمام تر ان کی کرپشن کی چیزوں کے ریکارڈ ثبوت وہ سابق ڈی ایچ جی آئی ایس آئی ہونے کے ناطے سے ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ عمران خان خود ہی یعنی کہ خود کچھ حملہ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کے اوپر، اور انہوں نے حملے کروا دیے فوج کے اداروں کے اوپر، تو وہ پھر اب تو گنجائش بچتی رہی کہ وہاں پہ عاصم منیر کی ذات نکل گئی تھی اور ایک ادارہ کا وقار سامنے آ گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ جو لائن کراس ہوئی ہے، اس لائن کو کراس کرنے والے ملزم یا اس لائن کو کراس کرنے والے ملزمان کو اگر کوئی رعایت دی جائے گی تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں نے رستہ ہی بنا لینا، پھر اس کا دل کرے گا لوگ آگے اٹھیں گے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کے لیے یہ ایک 9/11 تھا، یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس کو فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس ساری صورتحال کو جمامہ خان سمجھ چکی ہیں، ان کو نظر آ گیا کہ اب عمران خان کی خیر نہیں ہے، ان کے بچوں کے وہ باپ ہیں، اور پھر وہ ساری لابی، وہ ساری پلاننگ، وہ کئی سالوں کی منصوبہ بندی، وہ سارا کچھ ہے۔ تو عمران خان کو ملک سے نکالنے کی ان کی کوششیں پوری ہیں، اور وہ انہوں نے ملک ریاض سے بھی سنا رابطہ کیا، وہ بھی اس طرح کے معاملوں میں وچولے بن جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہر طرف سے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جواب یہ ہے عمران خان صاحب کو کوئی ریسکیو کرنے نہیں آ سکتا۔ یہ جو آپ کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں نا کہ خان نے باہر جانے سے انکار کر دیا، خان نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے جناب، کوئی ان کو جانے نہیں دے گا۔ اور میں نے آپ کو کیوں نہیں جانے دے گا، میں نے وہ آپ کو ڈاکٹر شکیل والا واقعہ بتا کے آپ کو مثال دی کہ جہاں پہ پاکستان کی قومی سلامتی اور وقار کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر امریکہ ہو یا امریکہ کا باپ ہو، کوئی پھر اس بندے کو چھڑا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر شکیل کو کسی نے چھڑا لیا، کوئی نہیں چھڑا سکا، عمران خان کو بھی کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اگر وہ پاکستان کے نظام انصاف سے بے گناہ ہوتے ہیں تو نکل جائیں تو نکل جائیں، ادروائز وہ نہیں، اس سے ساری صورتحال کے اندر اب بک ہو گیا، وہ نہیں نکل سکتے اس ساری صورتحال کے اندر سے۔ آخر میں ایک خبر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب جیل میں اسد عمر صاحب سے 2 اہم شخصیات نے ملاقات کی۔ ایک ملاقات تو ان سے کی جناب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینے والے سیکرٹری جنرل جو تھے، سابق سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے، عامر کیانی، سابق وزیر صحت، جو اسد عمر سے پہلے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے ملاقات کی، اور دوسری ملاقات کی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس۔ یہ دونوں بندے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سیکرٹ ملاقات کی تھی، چھٹی والے دن جا کے کی تھی، اتوار کو جا کے کی تھی، اور ان سے ملاقات کرنے کا جو مقصد ہے وہ پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ جب باہر نکلے تھے اسد عمر صاحب تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا. میرا خیال ہے کہ یہ اب بھی انہوں نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا, ایک دم پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, شاید آنے والے دنوں کے اندر وہ پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیں گے. اور دوسری ایک ملاقات ہوئی ہے جناب, وہ بڑی خفیہ ملاقات تھی, اور وہ خفیہ ملاقات جیل سے باہر آنے کے بعد ہوئی ہے. کس کی ہوئی ہے؟ فواد چودھری کی ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب نے جناب ایک ملاقات کی ہے اسلام آباد کے اندر ایک اس انٹیلیجنس کے افسر سے جس کو عمران خان صاحب بڑے نام رکھ کے بلایا کرتے تھے, اور اس افسر سے ملاقات کے بیچ میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے بڑی معافی تلافی کی ہے, میری کوئی غلطی نہیں, عمران خان ہی ایسا تھا, اور انہوں نے معافی شافی مانگی ہے. اور ایک وہ بیان الفی تو عدالت میں دے کر آئے تھے, اور سنا یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی بیان الفی دے دیا, اب معافی نامہ شمہ کہ جی میں آئندہ اچھا بچہ بن کے رہوں گا, آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں ایسی اور بہت ساری خبریں آپ کو ملنے والی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.